Good evening, my friends. Welcome to my channel RJ Chemistry. Hope that the last video for the mains preparation inorganic chemistry, the video is quite useful for your preparation for the upcoming mains exam. Today I am going to discuss about the physical chemistry. The paper 2, 200 marks, 3 hour duration and all the descriptive questions. तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा? फर्स्ट जो टॉपिक है इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको जो स्पेक्ट्रोस्कोपी वेरियस स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपको पहले का कंडीशन पढ़ना होगा, बेसिक प्रिंसिपल्स है, उसका रेंज क्या है, कौन से रीजियन में वो ऑपरेट करते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी रीजियन में इसका विजिबल होता है। आपका इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद है आपका रोटेशन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी विजिबल और यूवी विजिबल रीजियन में। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका होता है माइक्रोवेव रीजियन में। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका आईआर रीजियन में। रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी विजिबल रीजियन में। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल और ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको वेरियस टर्म्स के भीतर आपको रिलेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे ई इक्वल्स टू एच न्यू, ई इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स आएगा। तो आपको लैम्डा दे देगा, हो सकता है आपको देगा कि एक 400 नैनोमीटर का वेव लेंथ आपको सरफेस पे गिरा तो उसका एनर्जी चेंज कितना होगा, तो आपको इस इक्वेशन से पता करना पड़ेगा। अब आप नेक्स्ट आते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ना, इसमें सिलेक्शन रूल, डेल जे प्लस माइनस 1 होता है, रिजिड रोटेटल मॉडल एंड इसके न्यूमेरिकल्स जो है। तो इसके एनर्जी आपने देख लिया कि ई इक्वल्स टू बी जे जे इंटू जे प्लस 1, यानी कि न्यूमेरिकल्स, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब मैं एक न्यूमेरिकल आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी न्यूमेरिकल के आपको दिखा रहा हूँ। इसका जो न्यूमेरिकल है, इसका सपोज मान लीजिए कोई एक है, तो हमने अभी देखा ई इक्वल्स टू बी जे इंटू जे प्लस 1। तो अगर मैं ई वैल्यू J1 पुट करूँ तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1 इंटू 2B, ठीक है। और ई इक्वल्स टू अगर मैं J2 पुट करूँ तो वैल्यू कितना आएगा 2 इंटू 2 प्लस मतलब 6B, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस होगा आपका, इसका जो डिफरेंस है ई जे इक्वल्स टू 2 टू ई जे इक्वल्स टू 1, तो इसका डिफरेंस है 6B माइनस 2B इक्वल्स टू कितना है 4B। तो हमारे पास जो होता है ये एक्चुअली जो वैल्यू है जूल पे दिया हुआ है। तो आपको जो वैल्यू है तो हमारा 4B इक्वल्स टू 10, तो B इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर ये आया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आपको B के लिए आपको पुट करना पड़ा, तो आपको ये आंसर आपको आ गया, ठीक है। अब ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्या क्या पढ़ेंगे ना, बेसिक प्रिंसिपल्स, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एनहार्मोनिसिटी, सिलेक्शन रूल और उसका न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है तो आपको इसका क्या फॉर्मूला है आपका न्यू बार इक्वल्स टू 1/2πc√k/μ। तो न्यू बार क्या है इसका 2000, सपोज मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल्स में आपको ये दिया गया 16O2 ऑक्सीजन का जो आइसोटोप है आपको 16 लिया गया, तो उसका के, तो उसका के क्या होगा 1/2πc√k, आप इसका म्यू कैलकुलेट कर लीजिए। म्यू इक्वल्स टू m1 m2/m1 प्लस m2। तो यहाँ पर मास होता है m ऑक्सीजन इंटू ऑक्सीजन बाई m ऑक्सीजन प्लस m ऑक्सीजन। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका के वैल्यू फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आती है आपका रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या क्या आपका PQR ब्रांच है, इसका सिलेक्शन रूल आपको पता है। तो यहाँ से आपको MCQ दे सकते हैं, छोटा 2 नंबर का या 4 नंबर का छोटा क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपका ये। उसके बाद है कि रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़ना होगा रेजोनेंस स्कैटरिंग, स्टोक्स एंटी स्टोक्स लाइन, सिलेक्शन रूल इसको पता होना चाहिए, और कंडीशन फॉर रामन एक्टिव मॉलिक्यूल। आप लोग सब जानते हैं कि रामन स्पेक्ट्रा के लिए क्या है कि चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वाइब्रेशन, ये होना चाहिए। तो इसके लिए जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए क्वेश्चन कि वेदर H2 इज रोटेशनल रामन एक्टिव मॉलिक्यूल्स, आपको क्वेश्चन दिया। देखिए H2 आपका
होमोन्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। तो इसका म्यू कितना है, डाइपोल मोमेंट 0, डाइपोल मोमेंट इसका है हमारा, डाइपोल मोमेंट 0 है इसका डाइपोल मोमेंट। तो दैट इज, और हम लोग जानते हैं कि फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट चाहिए, परमानेंट डाइपोल मोमेंट ये होना चाहिए हमें, लेकिन इसके लिए कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, तो दैट्स व्हाई इट इज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इनएक्टिव, रोटेशनल इनएक्टिव। लेकिन रामन एक्टिव होने के लिए हमारा पोलरिटी चेंज होना चाहिए। तो हाइड्रोजन इज होमोन्यूक्लियर बट इट इज पोलराइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वाइब्रेशन। ये जैसे मान लीजिए बॉन्ड है आपका, ये जब वाइब्रेट करेगा तो ये पोलराइजेशन चेंज होगा, चेंज इन पोलराइजेशन, चेंज इन पोलराइजिबिलिटी। तो दैट्स व्हाई इट इज रामन एक्टिव। इसके साथ और ये रामन एक्टिव है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन और एक आती है, ये जो है रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूशन क्या बोलती है, आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ सिमेट्री रहेगा उसके लिए जो जो मोड ऑफ वाइब्रेशन अगर वो रामन एक्टिव होगा वो IR इनएक्टिव होगा एंड वाइस वर्सा। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन। तो ये है मेरा स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है आप ये बेनोएल का किताब पढ़ सकते हैं, बेनोएल, ये बेनोएल का जो किताब है बेनोएल का, ये बहुत अच्छा है स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है नेक्स्ट, वो है फोटोकेमिस्ट्री। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ना, लैम्बर्ट-बियर्स लॉ, फ्रैंक-कोंडोन प्रिंसिपल, क्वांटम यील्ड कैलकुलेशन, फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस में डिफरेंस होता है। एक क्वेश्चन हमेशा प्रीवियस ईयर्स का भी क्वेश्चन आया है, तो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो उसमें मांगा गया होगा कि फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस का कंडीशन बताइए। क्यों फॉस्फोरेसेंस आपको लो टेम्परेचर में हाईली विस्कस सॉल्वेंट में होता है, क्यों फॉस्फोरेसेंस आपको लॉन्ग टर्म उसका जो इंटेंसिटी है वो लॉन्ग लास्टिंग है। तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। IS से IC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एंड इंटरनल कन्वर्सन, इसका डिफरेंस क्या है। फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम, इसका जो एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ एंथ्रासिन, आप लोगों ने पढ़ा होगा डिकम्पोजिशन ऑफ एंथ्रासिन का जो एग्जाम्पल है वो अच्छी तरह से। फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन, ये भी एक ही कई रिएक्शन होता है कि जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो रहा है, वो फोटोकेमिकली एक्टिव है बट वो नहीं हो रहा है, तो बाहर से कोई अगर, लेकिन एक्चुअली क्यों होता है क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए बाहर से कोई फोटोसेंसिटाइज मतलब एक्सटर्नल कुछ इंडिकेटर ऐड करना पड़ता है। जैसे कुछ हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन के लिए आपको बाहर से अगर आपने मार्करी ऐड किया, H2A2 एंड H2NO2 रिएक्ट करके वाटर होगा, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड तो इजीली ब्रेक कर जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ऑक्सीजन इज बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यहाँ पर बाहर से मार्करी या कैडमियम वेपर ऐड करते, तो मार्करी या कैडमियम फोटोसेंटिसाइजर का ये काम करते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल्स आती है यहाँ से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आप लोगों का काम पे आएगा। 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड, कैलोरी 14.2 जूल, 1 EV ये है। सपोज मान लीजिए एक क्वेश्चन आया आपका कि एक बीम ऑफ लाइट है 400 नैनोमीटर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 1 आइंस्टाइन इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल का जो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो आपको मान लीजिए कोई 400 नैनोमीटर एक इरेडिएशन आया, तो उसका एनर्जी कितना होगा, तो उसका होगा hc/लैम्डा। आप कीजिए hc/लैम्डा कर दीजिए, आपको वैल्यू आ जाएगा लैम्डा का 400। अगर कैलोरी पे CGHS
एसआई जो भी यूनिट पे आपको बोलेगा आप उसमें कीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो है आप देख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है क्वांटम मैकेनिक्स। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा कि ये आइगन फंक्शन क्या है, ऑपरेटर क्या है, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर, कंडीशन ऑफ कम्यूटेटर फंक्शन, पार्टिकल इन वन, ये सारा आपको कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। न्यूमेरिकल्स यहाँ से आएगा, एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1D बॉक्स का, 2D बॉक्स का, 3D बॉक्स का, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या है, कैसे निकलना जाता है, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर पी, ये सारा वैल्यू, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइड्रोजन लाइक एटम्स एंड कैलकुलेशन एवरेज, हाइड्रोजन जो एटम है उसका रेडियल फंक्शन से आपको उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट है इसका सारा आपको डेरिवेशन आपको आना चाहिए। आपसे पढ़ के चले गए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे पढ़ने से होगा नहीं आपको। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये जो वैल्यू है आपका हमारे यहाँ पर, कैलकुलेट द एक्स बार ऑफ ए पार्टिकल इन 1D बॉक्स फ्रॉम 0 to L, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर 1D बॉक्स के लिए वेव फंक्शन है √2/L sin L/L है आपका बॉक्स लेंथ है, ठीक है। तो हम इसको अब कैलकुलेट करते, ये वैल्यू पुट कर देते √2/L sin N/L इंटू एक्स √2/L sin N/L/x इंटू dx, ठीक है। ये आपका आ गया, ये 0 to L आपका लिमिट आ गया। तब इसका √2/L बाहर आ गया, ये अब आ गया x sin स्क्वायर N/L/x dx, ओके। ये 0 to L इस लिमिट पे आ गया। तो ये अब वैल्यू, ये अब चेंज हो गया। नेक्स्ट पेज में क्या हो गया आपका, नेक्स्ट पेज का जो वैल्यू आपका आ रहा है 2/L, अब इस सॉरी 1/L इंटीग्रेशन को मैंने 2 को अंदर कर लिया, x इंटू 2 साइन स्क्वायर N/L इंटू एक्स dx, ठीक है। इसका वैल्यू है 1/L। हम लोग जानते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2n/L/x dx। अब इसको आप इंटीग्रेशन कर लीजिए दो पार्ट में, 0 to L, ये लिमिट से 0 to L, ये लिमिट से आप कर लीजिए, आपका आ जाएगा L/2 आ जाएगा। तो आपको ये कैलकुलेशन आपको खुद को, मतलब ये जो डेरिवेशन अभी मैंने किया आपको, तो ये डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस करना है। आपसे पढ़ के चले गए, एग्जाम हॉल में आपको प्रेशर आएगा, एग्जाम हॉल का बहुत प्रेशर है आपको। आप लिखने के टाइम में आपको 3 घंटे में 200 मार्क्स के अटेम्प्ट करना है, तो उसे पढ़ने से होगा नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। जब आप पढ़ोगे, ये डेरिवेशन आप पढ़ोगे, साथ में आप रफ पेपर में उसका डेरिवेशन खुद हाथ से की, जितनी बार आप कीजिएगा उतनी आपको मेमोराइज होगा। और एक क्वेश्चन आ रहा है मेरा 3D बॉक्स का। 3D बॉक्स का जो है सपोज एक क्वेश्चन आया है, ये टोटल एनर्जी हमारा 14 8 ml²। तो हमारे क्या डिजेनरेसी बोलना पड़ेगा। तो आप देखिए हमारा जो एनर्जी टोटल है n² है, ये हम देखा है ऑलरेडी पार्टिकल। तो ये हम कंपैरिजन अगर करेंगे इस इक्वेशन के साथ इसका, तो देखिए ये तीनों मिलकर 14 है। तो हमारा ट्रायल मेथड में अगर आप 1 1 1 यूज़ करें तो आपको देखिए 1² + 1² + 1² इक्वल्स टू 3 आएगा, 14 नहीं आ रहा है। तो अगर आप 1 2 3 आप कीजिएगा तो आपका देखिए 1² + 2² + 3² इक्वल्स टू 1 + 4 + 9 इक्वल्स टू 14। तो 14 आ रहा है। तो आप इसको पारमुटेशन करके ये कर लीजिए कॉम्बिनेशन में 1 2 3 ऐसे के 6 फोल्ड, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम का जो क्वेश्चन होता है, जो हाइड्रोजन लाइक एटम का जो एवरेज डिस्टेंस, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन है आर एवरेज, वही बात है, ये हो जो चीज़ हम वेव साई होता है इसका द एवरेज मतलब आर इंटू साई इंटू डी टाउ। यहाँ पर ये डी एक्स आया था, यहाँ पर ये डी एक्स आया था आपका हाइड्रोजन के लिए डी टाउ। तो ये जो वैल्यू है आपका, ये साई का जो वैल्यू है आपका 1/√π e⁻⁻r, इसको आप पुट कीजिए इंटू आर डैश 1/√π e⁻⁻r, डी टाउ का जो वैल्यू है 4πr² dr। तो आप इसको बाहर कर दीजिए 1/π, ठीक है,
1/πr³ इंटू e⁻²r। और ये जो एवरेज डिस्टेंस इंटीग्रेशन होगा इसका 0 to इन्फिनिटी, ये आपका इंटीग्रेशन होगा, ये आपका इंटीग्रेशन होगा 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। और ये dr हो गया। तो ये 0 to इन्फिनिटी की जो फॉर्मूला है इसका आप इंटीग्रेशन करोगे आपको आ जाएगा 1/π इंटू इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये वैल्यू आएगा आपका 3 फैक्टोरियल बाई 2⁴ इंटू ये वैल्यू आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 2⁴ इंटू 4, ये वैल्यू आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो होगा इंटू 4π, ये पाई आ गया, इसका पाई काट गया, तो इसका वैल्यू आएगा 3^2 a0 है हमारा रेडियस, ठीक है। तो ये आपको ऐसे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये चीज़ को आपको धीरे धीरे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। और नेक्स्ट जो आ रहा है आपको केमिकल काइनेटिक्स, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। इसमें आपका जो ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी आपको निकालना होगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, पैरेलल कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, इसका जो डेरिवेशन है, हाँ कॉन्जिक्यूटिव सब सारे रिएक्शन ऑपोजिंग रिएक्शन है, इसका जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है ln a/a-1 इसके बाद ये जो हाइड्रोजन ब्रोमीन चेन रिएक्शन का जो हाइड्रोजन ब्रोमीन का जो चेन रिएक्शन जो हो रहा है इसका, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन होता है 2Br होता है, उसके बाद Br + H2 H + Br, ठीक है। तो H + Br2 = HBr + Br, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर HBr + H, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो गया, अब इसका वो पूरा रिएक्शन करके आपको ये और भी स्टेप जो है आपको सारा सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो H + HBr = Br + H2 Br + Br = Br2। तो ये सारा आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा, 5 इक्वेशन को लेकर आप स्टेडी स्टेट अप्लाई करके पूरा डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल्स जो है आपका है T-हाफ कैलकुलेशन, हम लोग ये एक क्वेश्चन आती है कभी कभी, मान लीजिए कोई एक रिएक्शन का ये हाफ लाइफ होती है, कोई एक हाफ लाइफ हो रहा है कोई एक रिएक्शन का, उसका x इनिशियल कांस्टेंट x, उसका हाफ लाइफ है आपका y, ठीक है y। अब इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपका हो गया 2x और हाफ लाइफ हो गया y/2 हाफ हो गया। तो आपको ऑर्डर निकालना है, तो देखिए आप यहाँ पर T-हाफ = T-हाफ इनिशियल और फाइनल, इसका जो रेशियो है उल्टा हो जाएगा, A फाइनल / A इनिशियल n-1, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए इसमें क्या होगा आपका T-हाफ 1 का वैल्यू कितना है आपका y, T-हाफ 2 का फाइनल का y/2 काट गया, A फाइनल का वैल्यू है कितना 2x/x, ठीक है n-1। तो 2 = 2 n-1, तो n-1 = 1 n = 2, तो आपका सेकेंड ऑर्डर। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स आएगा, आपको ये करना होगा। उसके बाद जो है टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स इज़ ए वेरी वास्ट टॉपिक, आपको इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इसको लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कैलकुलेशन ऑफ हीट चेंज, जो सारा है फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, जीरोथ लॉ, लॉ ऑफ जो है जीरोथ लॉ का क्या स्टेटमेंट है, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है ΔG, ΔS, ΔH, ΔW, सारा कैलकुलेशन, रिवर्सिबल इक्वेशन, इरिवर्सिबल, ये जो सारा इक्वेशन है हमारा ΔG, ΔH, Cp - Cv का जो इक्वेशन है, पी एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक प्रोसेस, स्टेट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है, DW के आपको सवाल पूछेगा क्या DW पाथ फंक्शन या स्टेट फंक्शन है,
डिराइव, डी डब्ल्यू पाथ फंक्शन है, डी क्यू इज ए स्टेट फंक्शन, ये पाथ फंक्शन, डी क्यू इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। तो आपको पूछना, ये पूछेगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी ये भी दे देता है। मैं ये और एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं शेयर करूँगा। ये जो और भी है कार्नोट इंजन है, इसका जो है सारा इक्वेशन मैक्सवेल रिलेशनशिप है, थर्मोकेमिस्ट्री का जो प्रॉब्लम है आपका कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ ट्रांजिशन, हीट ऑफ इवापोरेशन, हीट ऑफ फ्यूशन, वाटर क्या एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है, एंट्रोपी चेंज विथ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ चेंज ऑफ प्रेशर, फ्री एनर्जी चेंज विथ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ चेंज ऑफ प्रेशर, फ्री एनर्जी किस किस मतलब कौन सी स्टेट का एंट्रोपी ज़्यादा होता है, उसे फ्री एनर्जी चेंज का इक्विलिब्रियम के साथ क्या रिलेशन है, फ्री एनर्जी चेंज का कोई एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो उसका क्या रिलेशन है उसका, तो सारा सबको आपको पढ़ना पड़ेगा उसको, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, फॉर एन एक्सपेंशन, ठीक है, फॉर एन एक्सपेंशन of 2 mole of gas at isothermal condition there occurs no change of heat, that is heat exchange, no heat exchange occurs। तो आपको सारा वो थर्मोडायनेमिक जो फंक्शन है वो बताना पड़ेगा, डेल एच इसका वैल्यू, ये सारा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 हो गया, तो डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 हो गया मतलब डेल्टा ई इक्वल्स टू ऑल्सो 0, ठीक है। अब देखिए आपको सवाल दे गया है कि कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, नो हीट एक्सचेंज ऑकर्स, तो मतलब आपका डी क्यू भी 0 है। अब हम लोग फॉर्म ये इक्वेशन देख लीजिए, डी क्यू इक्वल्स टू डी प्लस पी डब्ल्यू, ये 0 है, ये 0 है, तो हमारा जो वर्क डेल्टा डब्ल्यू वो भी 0 है। अब आपका डेल एच का वैल्यू क्या आएगा, डेल एच का वैल्यू जो है देखिए, डेल एच का जो वैल्यू है अगर आप इंटीग्रेट करोगे एच इक्वल्स टू ई प्लस पी वी, तो डेल एच इक्वल्स टू डी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो डेल एच का जो डेफिनेशन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर होता है, तो डी इक्वल्स टू प्लस पी डी वी, डी पी इक्वल्स टू 0 हो गया एट कांस्टेंट पी, और पी डी वी मतलब डी प्लस डी डब्ल्यू, अगर मैं मैकेनिकल वर्क को मान लूँ। अब देखिए इस इक्वेशन में डेल एच इक्वल्स टू डेल ई प्लस डेल डब्ल्यू, डेल ई आपका 0 है, डेल डब्ल्यू तो डेल एच भी 0, तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स आएगा, आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन मेरा है आपको थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड, कि हम लोगों ने तो बोला कि डी क्यू एंड डी डब्ल्यू आर पाथ फंक्शंस, हम लोगों ने बोला, मैं नेक्स्ट पेज में इसका कर देता हूँ एक पेज, डी क्यू एंड डी डब्ल्यू आर पाथ फंक्शंस, when they behave as a state function, when they behave as state function, ओके। देखिए डी क्यू इक्वल्स टू डी प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। देखिए स्टेट फंक्शन तभी बिहेव करेगा अगर डी क्यू इक्वल्स टू डी प्लस पी डी वी, ये हम लिख सकते हैं मैकेनिकल वर्क, फॉर मैकेनिकल वर्क, ठीक है। और अगर कांस्टेंट प्रेशर में हुआ, अगर ये कांस्टेंट में मतलब आइसोबैरिक कंडीशन में, कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट मीन्स आइसोकोरिक, तो डी वी इक्वल्स टू 0, तो डी क्यू इक्वल्स टू डी। अब देखिए डी स्टेट फंक्शन है तो डी क्यू नाउ स्टेट फंक्शन, तो ये कभी कभी क्वेश्चन आती है यहाँ पर, ठीक है, ये आ सकती है।
अभी दूसरा है आपका तो डी क्यू आ गया, अगर डी डब्ल्यू कैसे होगा, सिंपल केस, सिंपल केस, अगर डी क्यू को मैं जीरो कभी भी कर सकता हूँ तो डी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, ये मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट। ओके, डी क्यू मीन्स कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसके मीन्स ये एडायबेटिक प्रोसेस है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो आप लिख देंगे इसको कि अगर एडायबेटिक प्रोसेस हुआ तो उसमें डी क्यू जीरो होगा, डी डब्ल्यू मतलब उसका स्टेट फंक्शन हो जाएगा, ऐसे बिहेव करेगा क्योंकि डी डब्ल्यू का डी हो गया तो आपका स्टेट फंक्शन हो जाएगा। और अगर आइसोकोरिक कंडीशन में डी क्यू टू डी, तो डी इज ए स्टेट फंक्शन। ओके, अब हम आते हैं काइनेटिक थ्योरी एंड कोलिशन थ्योरी। तो काइनेटिक थ्योरी में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसका पोस्टुलेट से, इसका आरएमएस कैलकुलेशन, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यूजिंग गामा फंक्शन। तो आपको गामा फंक्शन अच्छी से करना, उसका इंटीग्रेशन है जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए कितना फैक्टर यूज़ कर रहे हो वो सारा को करना पड़ा। डेरिवेशन ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। इसका क्रिटिकल कांस्टेंट जो टी सी पी सी वी सी, इसका जो इक्वेशन है, बॉयल टेम्परेचर, इन्वर्सन टेम्परेचर, वीरियल कोएफिशिएंट अप टू सेकेंड कांस्टेंट, सेकेंड वीरियल कोएफिशिएंट तक आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स, न्यूमेरिकल्स, ये सारा आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आती है कॉलिशन थ्योरी। कॉलिशन थ्योरी में आपको एजम्पशन जो पोस्टुलेट्स होता है कि कॉलिशन थ्योरी में पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, वो एक कोलाइड होने के बाद उसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो कोलिशन के बाद उसके बाद फुटपुल ओरिएंटेशन होना चाहिए, मिनिमम एनर्जी आपका होना चाहिए कोलिशन के लिए, जो दो पोस्टुलेट है आपको बोलना पड़ेगा। उसके बाद है आपका कॉलिशन। तो ये सब कुछ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, लिंडेमैन थ्योरी, एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, ये सारा न्यूमेरिकल आपको अब करना होगा। ठीक है, तो ये सारा आपको डेरिवेशन आना चाहिए। अब ये एक जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन है कि आपका टू रिएक्शन है, उसका सेम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है बट द एंट्रोपीज ऑफ एक्टिवेशन डिफर्स बाई 10, तो कंपेयर द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर द टू रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या था, हम लोग जानते फ्रॉम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के प्रोपोर्शनल टू ई टू दी पावर एंट्रोपी बाई आर। ठीक है, एंट्रोपी, तो आप इसमें देखिए एंथैल्पी ये इंटू माइनस डेल एच बाई आर फ्रॉम, अगर आप ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पे फ्रॉम टी एस थ्योरी। ओके, अब देखिए डेल इज सेम, तो मेरा जो दो रिएक्शन है के वन बाई के टू इक्वल्स टू ई टू दी पावर डेल एस बाई आर, डेल एस वन बाई बार, डेल एस टू डैश बाई आर, ये लिख सकते हैं हम। तो ई टू दी पावर डेल एस वन डैश माइनस डेल एस टू डैश बाई आर, इसका है कि ये दोनों का वैल्यू डिफरेंस 10 है, 10 बाई आर। तो ये आप कैलकुलेट कर दीजिए 10 बाई आर, तो आपका के वन बाई के टू वैल्यू आ जाएगा ई टू दी पावर 10 बाई आर, ई टू दी पावर 10 बाई आर। ओके, तो ये आपका आर का वैल्यू पुट करिए जूल पे, आपको जो भी आप आर का वैल्यू पुट कर देंगे उसका, तो वैल्यू ऑफ 10 यूनिट है इसका हमारा एसआई यूनिट मतलब जूल है, तो आर का वैल्यू आप 8.314 इसका पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा रेशियो। तो ये सारे जो है अभी हमने पढ़ा है, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मैनुअल फॉलो कीजिए। और ये जो सारे है काइनेटिक थ्योरी है, कोलिशन थ्योरी है, थर्मोडायनेमिक्स के लिए मैं रेफर करूँगा आपका केएल कपूर वॉल्यूम 2, ये अच्छा है। ठीक है, और इन दोनों के लिए कॉलिशन थ्योरी, इसके लिए मैं पीसी रक्षित में किया है, ये सही है, पीसी रक्षित ये सही है ये दोनों के लिए। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद है आपका केमिकल काइनेटिक्स भी पीसी रक्षित, ये भी सही है। और ये क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आपको पूरी शर्मा इनका बुक्स मैं रेफर करूँगा, पूरी शर्मा आप देख लीजिए, पूरी शर्मा का किताब। और है फोटोकेमिस्ट्री के लिए भी मैं रेफर करूँगा आप लोगों को, पीसी रक्षित मैंने फॉलो किया है, तो ये है।
तो ये तो मतलब आपको सारा जो टॉपिक है खुद लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सारे टॉपिक को आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना। डेरिवेशन जो है सिर्फ पढ़ने से होगा नहीं, आपको वो एग्ज़ाम हॉल में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कैसे आपको लिखना होगा, कैसे आपको वो सारा एग्जाम्पल जो भी है आपको रात में घर में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब आपको लिख लिख के उसको पढ़ना पड़ेगा, लिख लिख के उसको पढ़ना पड़ेगा रेगुलर, तभी आपको मेमोराइज होगा। वरना एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर रहेगा तो उसमें आपको टेंशन होगा जब आप, तब आप गलती होने का चांस है। तो बेटर है कि अभी से घर में जब आप पढ़ाई करें तब इसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स भी आएगा। ओके, थैंक यू सो मच। होप दिस वीडियो विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर योर preparation. Thank you for watching my video. Thank you.